Hello, dear student. I hope that you must be happy and healthy. So today we are going to discuss one more important chapter of your accounts book, and that is the bank reconciliation statement. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये बहुत एक छोटा आसान सा चैप्टर है, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जरा सोचिएगा, एक बिजनेसमैन है, राइट, वो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स आजकल क्या हो रहे हैं, बैंक के थ्रू हो रहे हैं। चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं उनमें कभी कभी पोजीशन ये होती है कि वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में भी लिखता है और बैंक वाले जो आपको पासबुक इशू करता है उसमें भी लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं होता है। तो आखिर कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, ये जानने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है। बहुत सिंपल। So bank reconciliation statement is that particular statement which is prepared just to find out the differences between the cash book balance and the passbook balance. अगर अपन कैश बुक की बात करें, देखो यहाँ पर ये हमने बनाया कैश बुक, राइट, और इसमें हम क्या करते हैं, केवल बैंक वाला कॉलम बना लेता है, राइट। तो ये बैंक कॉलम और यहाँ पर भी अपन ने यहाँ पर बैंक कॉलम बना लिया। जरा सोचिएगा, कैश बुक विद बैंक कॉलम। हम डेबिट साइड में क्या करता है, सारे के सारे डिपॉजिट जितने भी बैंक में लिखे हैं, जितने भी डिपॉजिट हमने अमाउंट किया है वो डेबिट साइड में, और जितना भी हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है वो क्रेडिट साइड में जाता है। एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, टोटल करना है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। कभी कभी क्या होता है, डेबिट बैलेंस आ रहा है तो बाय बैलेंस सीडी कर देता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो यहाँ पर अपन कर सकता है टू बैलेंस सीडी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फेवरेबल बैलेंस हो गया कैश बुक का। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बैंक वाले हमें पासबुक देता है, ठीक है ना। आपको तो पता होगा, सबको, सारे लोगों के बैंक में अकाउंट होंगे भाई आप लोगों के। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस। बैंक की पासबुक कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ पर जब भी आपने पैसे जमा करें वो डेट लिखा, निकाले तो डेट लिखा यहाँ पर, राइट। जब भी आप पैसे जमा करोगे तो बाई कैश लिख देता है वो लोग, और जब निकालते हैं तो टू कैश लिख देता है। जितना पैसा निकाला है आपने वो टू में जाएगा यहाँ पर डेबिट में, और जितना क्रेडिट किया है आपने, जितना पैसे जमा किए हैं वो क्रेडिट वाले कॉलम में यहाँ पर चला जाता है। इसके बाद में क्रेडिट में कितना किया, डेबिट में से कितना कितना आपने निकाला है बैंक से, तो जो बैलेंस बचा है वो या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये बैलेंस भी यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट उसी समय हर ट्रांजेक्शन के ऊपर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस अपन को पता लगता रहता है, कितना जमा किया, कितना निकाला। हर ट्रांजेक्शन के बाद में आपका बैलेंस किस कंडीशन में आ रहा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो जरा सोचिएगा, कैश बुक का जो हमारा डेबिट बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10,000 रुपीज है, ठीक है। जस्ट फॉर द टाइमिंग हम मान लेते हैं कि हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस यहाँ पर 10,000 रुपीज आ रहा है। तो यही 10,000 रुपीज पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो पासबुक की क्रेडिट साइड में हमारा 10,000 होना चाहिए। अगर यहाँ पर कैश बुक का 10,000 आ रहा है और पासबुक भी हमको 10,000 बैलेंस दिखा रही है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस तो टैली हो रहा है। बट प्रॉब्लम होती कहाँ है, कैश बुक का बैलेंस 10,000 आ रहा है, पासबुक का बैलेंस कभी 9,500 आ रहा है, कभी 11,000 आ रहा है। इसका मतलब 10,000 नहीं आ रहा, कभी नीचे कभी ऊपर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कैश बुक का बैलेंस कुछ और, पासबुक का बैलेंस कुछ और। आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये जानने के लिए जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं वही कहलाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सिंपल। अब भाई ध्यान रखना है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। इट मीन्स व्हाट, कि अभी भी बैंक में आपके पैसे जमा है तो बैंक इज योर क्रेडिट डेटर्स, है ना। आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो इसका मतलब बैंक हैज बिकम योर डेटर। व्हेनेवर यू विल गो टू द बैंक एंड डिमांड योर मनी, द बैंक इज सपोज टू पे यू बैक, राइट। कभी कभी क्या होता है कि वी हैव विड्रॉन मोर देन वी डिपॉजिटेड। हमने क्या किया, हमने जितना भी पैसा जमा किया था उससे ज्यादा निकाल लिया तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया। इसका मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। इसका मतलब वो अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से पासबुक का, अगर
कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल माना जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा ओवरड्राफ्ट आ रहा है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, तो वही बैलेंस पासबुक में डेबिट बैलेंस जो होगा वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिखाएगा तो पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिखाएगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय जो फॉर्मेट होता है, हम उस फॉर्मेट में कैश बुक के बैलेंस के बेसिस पे या फिर पासबुक के बैलेंस के बेसिस पे हम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब वो सारे के सारे आइटम जो या तो कैश बुक में या फिर पासबुक में दोनों में से कहीं पर भी एक जगह नहीं लिखे गए हैं या ज्यादा या कम लिख दिए गए हैं, उन्हीं की वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, चलेगा। तो वो डिफरेंसेस किस तरह से आते हैं और वो डिफरेंसेस कौन कौन से रीजन होते हैं उसके हम देखें। यहां पर तो 2 रीजन होते हैं, देखें, ठीक। नंबर 1, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय द टाइम गैप, राइट, एंड डिफरेंसेस कॉज्ड बाय द एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। या तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करते समय कोई गलती कर दी है या फिर पासबुक में बैंक से कोई गलती हो रही है, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। कभी कभी टाइम गैप होता है, राइट। हमने आज चेक इशू किया, पता लगा वो अगले 2 महीने तक किसी बंदे को जिसको चेक इशू किया गया था वो गया ही नहीं है अभी तक लेने के लिए पैसे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कैश बुक का बैलेंस तो कम दिखाएगा ना, बट दैट पर्टिकुलर फेलो टू whom द चेक was issued, right, he has not approached the bank so far, और बिकॉज ऑफ दैट क्या हो सकता है कि वो वहां से पैसे बैंक से निकले ही नहीं है। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस अभी भी एज इट इज है, हमारा कैश का बैलेंस कम हो गया था, इस वजह से डिफरेंस आ, इस प्रकार से ये डिफरेंसेस आते हैं। तो टाइम गैप अगर हो रहा है तो टाइम गैप की वजह से कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं, देखिए वहां पे नंबर 1 पहला क्या लिखा हुआ है, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक, आज की डेट में हमारे क्रेडिटर्स हो सकता है या फिर कोई भी और पेमेंट है जो कि हमने चेक से दिया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने उसको चेक से पेमेंट कर दिया, तो उस समय अपन एंट्री क्या पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या फिर कंसर्न एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक के क्रेडिट साइड में हमने उसी दिन वो पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब कैश बुक का ये क्रेडिट साइड क्या है, पेमेंट साइड है कि नहीं, तो इसका मतलब वो अमाउंट तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है, और इसकी वजह से क्या होगा कि कैश बुक का बैलेंस तो आज ही कम हो गया। जब अगर अपन इसका बैलेंस निकालेंगे तो आज ये कम दिखाएगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसको चेक दिया गया है तो चेक की जो वैलिडिटी होती है वो कितने महीनों की होती है, 3 महीने की, तो वो 3 महीने में कभी भी जा सकता है। हम तो उसको पकड़ के लेके आएंगे नहीं कि भाई तो अपना तेरे को हमने चेक दिया है जल्दी करके तू पैसे ले ले, तो वो तो कभी भी जा सकता है 3 months के अंदर। जस्ट आफ्टर 1 month in case we try to tally the balance of the passbook with the cash book, then simply we can find that कि अभी तक हमने कैश बुक में से पैसे माइनस कर देते, वो बंदा गया ही नहीं है, इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ होगा, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है अभी भी वहीं पे, इस वजह से भी ये डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, कभी कभी पोजीशन क्या होती है कि चेक हमको मिला, किसी पार्टी ने हमको चेक दिया, राइट, उस चेक को हम क्या करते हैं कैश बुक के डेबिट साइड में हम लिख लेते हैं, राइट, तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे, और उसी दिन अपन ने उस चेक को वहां पर बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भी भेज दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या टू कंसर्न पार्टी अकाउंट जिसने भी हमको चेक दिया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो चेक हमको मिला हुआ था उसको हमने कैश बुक में डेबिट कर लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, राइट, और हमने उसको कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कलेक्शन में टाइम लगता है, 2 दिन 5 दिन, अगर बहुत दूर का चेक है या कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो हो सकता है 10 या 15 दिन भी लग जाएं। इसी बीच में अगर मान लेते हैं कि हम पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस टैली करते हैं तो उस समय डेफिनेटली चेंज तो मिलेगा, क्योंकि हमने तो अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया था ना, और वो अभी तक पासबुक में क्रेडिट हुआ ही नहीं है पैसा, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ये भी हो सकता है, ये टाइम गैप की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। तीसरा कारण हो सकता है, जैसे अपन देखें वहां पर लिखा हुआ है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। एक पॉइंट ये भी है, जैसे किसी पर्टिकुलर पार्टी ने हमको चेक दिया और उस चेक को हमने क्या किया, अपने कैश बुक में यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, एंट्री क्या करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टी अकाउंट, वो उस पर्टिकुलर पार्टी ने अपन को चेक दिया, ऑन द सेम डे वी हैव सेंड दैट पर्टिकुलर चेक टू द बैंक फॉर
क्रेडिट, तो हमने उसको भेज दिया, बट लेटर ऑन वी गॉट टू नो, हमें पता लगा कि वो चेक तो बाउंस हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब वो तो कलेक्शन के चांसेस ही नहीं है वहाँ पर। बट बाय द टाइम चूंकि हमने वो अमाउंट कैश बुक के डेबिट साइड में लिख लिया था, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो चेक बाउंस ही हो गया भाई, वहाँ तो क्रेडिट होने का चांस ही नहीं बनता, राइट। इसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि हमारा पासबुक का और कैश बुक का बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। क्या एक और पॉइंट निकल कर आता है, जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। देखो भाई, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, दो कारण है उसके, एक तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, घर पे अगर रखेंगे या बिजनेस दुकान पे अगर पैसे रखेंगे इकट्ठे तो चोरी होने का डर होता है ना। साथ ही साथ में अगर वो पैसा उठाकर अपन बैंक में जमा करता है, राइट, तो वहां से अपन को कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आपकी सेविंग अकाउंट के ऊपर या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वहां से आपको इंटरेस्ट मिला है, करंट अकाउंट के ऊपर नहीं मिलता, सबको पता है ऑब्वियसली। अगर आपकी डिपॉजिट के ऊपर बैंक वालों ने कोई इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक वालों ने वो अमाउंट इंटरेस्ट का आपकी पासबुक में उधर क्रेडिट कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपकी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर फिगर कि वो हमारे अकाउंट हमारी पासबुक में क्रेडिट हो चुकी है, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो फिगर हमने अपनी कैश बुक में डेबिट किया ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। इसके बाद कभी कभी पोजीशन क्या बनती है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। डिपॉजिट के ऊपर अगर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी, right? तो interest charge on the overdraft, right? That particular figure or that particular amount of interest on overdraft will be written in the debit side of the passbook. इसका मतलब बैंक उस अमाउंट को पासबुक में डेबिट कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका बैलेंस तो माइनस हो गया, अपन कह सकते हैं। वही फिगर जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की है वो कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए हमको, लेकिन हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस उधर कम हो गया है। अभी तक अपन ने कैश बुक में एंट्री की ही नहीं है, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैश बुक का बैलेंस तो अभी भी बढ़ा हुआ ही दिखा रहा होगा ना, इस वजह से भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बैंक आपके लिए काम करती है, उसके बदले में बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी लेती है। हो सकता है कोई और भी काम किया है जिसकी वजह से बैंक आपसे कमीशन भी ले रही है, राइट। तो वो अमाउंट जो है बैंक चार्जेस का या कमीशन का, बैंक क्या करेगा, आपके पासबुक में डेबिट कर देगा उतना फिगर, ठीक है। उसकी वजह से आपका पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट जब अपन लेने के लिए जाएंगे तब पता लगेगा कि यार भाई ये वाला फिगर तो यहाँ पर डेबिट हो रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, लेकिन वो फिगर हमने अपनी कैश बुक में क्रेडिट की नहीं है, क्योंकि ये तो पेमेंट साइड होती है ना, चूंकि अपन ने नहीं लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक कैश बुक में से वो माइनस नहीं हुई, इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आता है। क्लियर। एक और कारण हो सकता है, कभी कभी पोजीशन क्या बनती है कि हमारे कस्टमर्स हैं, हमने उनको क्रेडिट पे माल बेच रखा है या कोई पैसे दे रखे हैं, अब उनको बोल दिया कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, आप इसमें डायरेक्ट हमारे पैसे जमा कर देना। तो वो भी क्या करते हैं कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा कर देते हैं। तो डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर्स, right, into the bank, and because of this what will be happen, the balance of the passbook will be increased. इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, but at the same time because the same amount has not been entered into the cash book in the debit side of the cash book, that is why we can simply say the cash book balance has not been increased ना, वो तो बढ़ा नहीं है ना, लेकिन पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया है। आपके कस्टमर ने आपके पासबुक में, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा कर दिए, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन कैश बुक में चूंकि अभी उसकी एंट्री हुई नहीं है, इसकी वजह से अपन कह सकते हैं यहाँ पर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस अभी वही के वही है। इसकी वजह से भी अपन देख रहे हैं कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट। एक और कारण हो सकता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, राइट।
कभी कभी पोजीशन क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर्स अपन ने खरीद के रखे हुए हैं, वहाँ से आपको वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी आपको क्या करेगी भाई, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। या किसी कंपनी के शेयर्स अपन ने खरीद के रखे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड प्रोवाइड करती है, राइट। तो डिविडेंड अगर दे रही है तो बैंक इज सपोज टू कलेक्ट दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ अस। सो व्हाट the bank will do, bank will collect the amount actually and credit the same amount into our passbook। इसका मतलब उसकी वजह से क्या होगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट की वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने वो फिगर अपनी कैश बुक में नहीं लिखी है, इसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ नहीं है, पासबुक का बढ़ गया है, इसकी वजह से भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना सर। चलिए अब इसके बाद एक और होता है, कभी कभी जैसे अपन ने क्या बोला, हमारे कस्टमर को हमने बोल दिया कि भाई हमारे अकाउंट में आप डायरेक्ट जमा कर देना, तो उन्होंने यही किया है कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिया, जिसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बुक का नहीं बढ़ा। ठीक इसी प्रकार से बैंक को हमने बोल रखा है कि हमारी तरफ से हमारे क्रेडिटर्स का या हमारे बिल्स पेबल का या हमारी तरफ से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का या इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट आप कर दीजिएगा। तो बैंक एज पर योर इंस्ट्रक्शन द बैंक विल पे the amount of bills payable or any particular expenditure actually on behalf of you, on behalf of its customer. So because of that what will be happen actually, the bank balance will definitely come down or reduced। अपन ऐसे कह सकते हैं क्योंकि वो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट क्या है या इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट क्या है या आपके क्रेडिटर का पेमेंट क्या है या बिल्स पेबल का पेमेंट क्या है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर अपन कह सकते हैं कि बैंक का जो बैलेंस होगा वो नीचे चला जाएगा। लेकिन चूंकि वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी तक वो वाली फिगर हमने कैश बुक के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर नहीं किया है, उसकी एंट्री हमने या उसकी पोस्टिंग कैश बुक में नहीं किया है क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट साइड होता है। ऑब्वियसली हमने तो वो लिखा ही नहीं है, और चूंकि वहां पर क्रेडिट साइड में वो फिगर नहीं आई है, इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ होगा, जबकि पासबुक का कम हो गया है। इसकी वजह से भी अपन देख सकते हैं कि ये डिफरेंस आ रहा है, राइट। चलिए इसके बाद ये जो कुछ पॉइंट है 7 to 8 9, ये टाइम गैप की वजह से डिफरेंसेस आता है। अब कभी कभी पोजीशन क्या होती है भाई कि हम कैश बुक में जब एंट्री करते हैं, उस समय एंट्री करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं हमसे भी। कभी कभी बैंक वाले आपकी पासबुक में एंट्री कर रहे हैं, राइट, आपने पैसे जमा किए या आपने पैसे निकाले या गलती से उन्होंने ही कोई गलती कर दी आपकी पासबुक में, राइट। तो इस प्रकार से while recording the transactions either in the bank either by the bank or by the businessman actually into the cash book, at that moment any error may occur, वहां पर भी गलती हो सकती है। जैसे मान लेते हैं हमको एक चेक मिला, राइट, उस चेक को अपन ने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। इसका मतलब चेक रिसीव्ड एंड सेंड टू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने चेक मिला, उसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री की नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, उधर अगर पासबुक में वो प्लस हो गया तो क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, उधर पासबुक में बढ़ा हुआ दिखाएगा। लेकिन चूंकि अपन ने अपनी कैश बुक में एंट्री की ही नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा कि कैश बुक का बैलेंस तो कम दिखाएगा वो। ठीक इसी प्रकार से चेक इशूड टू समवन एल्स बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को, किसी क्रेडिटर को या किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए हमने चेक इशू करा है, ठीक है, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में वो पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस तो कम होगा नहीं, लेकिन वो बंदा अगर बैंक में जाता है और वो चेक को प्रेजेंट करता है और वहां से वो पैसे ले लेता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, कैश का बैलेंस कम नहीं होगा। इसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ रही हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पर अपन ने टोटलिंग की, पेमेंट साइड अपन ने यहाँ पर टोटल किया, टोटल करते समय या तो ज्यादा कर दिया या फिर कम कर दिया, तो पेमेंट साइड या तो फिर ओवरकास्ट हो जाएगी या फिर अंडरकास्ट हो जाएगी। जरा सोचिएगा, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कि कैश बुक के टोटल क्रेडिट साइड में टोटल एक्सपेंडिचर 25,000 के है, हमने 30,000 कर दिया,
The total of the credit side of the cash book was rupees 25,000, but by mistake actually we have calculated actually rupees 30,000, and because of that what will be happen, क्योंकि हमने पेमेंट साइड 5,000 रुपए से ओवरकास्ट कर दिया, इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, कैश बुक के बैलेंस के ऊपर। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस 5,000 रुपए से कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट साइड बढ़ रही है। लेकिन वो वाली फिगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेन कैसे 5,000 रुपए से हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा ना, लेकिन पासबुक में तो कम नहीं होना, वो तो वही के वही है, गलती तो आपकी है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि कैश बुक के पेमेंट साइड में अपन ने 5,000 रुपए कम लगा दिया, 25,000 का टोटल था पेमेंट साइड, लेकिन 20,000 कर दिया, इसका मतलब अंडरकास्टिंग हो गई। अगर अपन पेमेंट साइड को कम करेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा, वो बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि आपने पेमेंट साइड को कम करा है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा ना, वो तो वहीं के वहीं रहेगा। ये भी एक गलती है। ठीक इसी प्रकार से हमने कैश बुक के डेबिट साइड में भी कभी कभी इसका टोटल करते समय 1 लाख रुपए का टोटल था, वहां पे 1,10,000 लिख दिया गलती से, तो इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, 10,000 रुपीज से ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने क्या करा, रिसीट साइड को 10,000 से बढ़ा दिया। ओवरकास्टिंग कहाँ पे हुई है, रिसीट साइड में हुई है। जितना ओवरकास्टिंग हुआ है उतना ही कैश का बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन पासबुक का तो बैलेंस नहीं बढ़ेगा ना, वो तो वहीं के वहीं है, क्योंकि वो लोग तो इस तरह की गलती नहीं कर रहे ना। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि डेबिट साइड में अगर आपने जो भी टोटल रखा हुआ है अगर वो कम कर दिया तो उसका इफेक्ट भी पड़ेगा कि यहाँ पर आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से पेमेंट साइड में भी ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन पासबुक का अफेक्टेड नहीं होगा, लाइक दैट। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी पासबुक में भी गलती हो जाती है। पासबुक में कभी कभी क्या करते हैं बैंक वाले, गलती से उन्होंने मान लेते हैं कोई अमाउंट आपके डेबिट साइड में लिख दिया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। क्लियर, गलती से कुछ अमाउंट अगर मान लेते हैं कि बैंक वालों ने आपकी पासबुक में क्रेडिट कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी पासबुक में बैलेंस ज्यादा दिखाएगा। वो तो लेकिन गलती से अमाउंट है ना, किसी और के अकाउंट में पैसे डालने थे, आपके अकाउंट में गलती से चले गए क्रेडिट साइड में, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है, राइट, लेकिन वो अमाउंट हमने कैश बुक में नहीं लिखा, इसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम आ रहा है। तो इस प्रकार से ये बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं। तो इन सारे के सारे बैलेंसेस को इस प्रकार से हमें क्या करना है, मैच करना है, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या हुआ, बैलेंस करना, एडजस्ट करना, सीधे सीधा अपन ये बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो हुई वो रीजन जिनकी वजह से क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं कैश बुक में और पासबुक में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनको सही कैसे करेंगे। क्लियर, चलो देखते हैं। तो भाई हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मेट है भाई, ठीक है। एक और पे यहां पर चलो उसको पहले यहां पर देख लेते हैं हम लोग। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट और सिंपल सा फॉर्मेट है। कहां बना रहे हो आप, डेट तो आपको लिखना पड़ेगी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2017-18 वोटएवर, इसका कोई डेट फिक्स तो रहती नहीं है, राइट। ये हमने इसके कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाया, लाइक दिस वी कैन से। यहां पर क्या लिखा, पर्टिकुलर्स, राइट। यहां पर क्या लिखा, प्लस आइटम, ठीक। यहां पर क्या लिखा, माइनस आइटम। अब देखो भाई, हमने क्या देखा था, कैश बुक के दो बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक के दो बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल कहलाता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल कहलाता है, इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। लेकिन पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चूंकि ये फेवरेबल है, ऑब्वियसली इसको कहां लिखना पड़ेगा अपन को, प्लस आइटम में, राइट सर। अब इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, कुछ आइटम को हमको प्लस करना है, कुछ इसमें से माइनस में भी लिखना है। देखो भाई, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे
देखो इसको लिखने से पहले यहाँ पर इसको ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है, सब लोग समझें आराम से, ठीक है। वो सारे के सारे आइटम जो कैश बुक में हमने प्लस कर दिए थे, लेकिन अगर वो पासबुक में प्लस नहीं हो पाए तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते समय माइनस कर देना। और वो सारे के सारे आइटम्स जो हमने कैश बुक में माइनस कर दिए थे, लेकिन अगर वो पासबुक में माइनस नहीं हो पाए तो उनको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग हम उनको प्लस कर देंगे। सिंपल, ठीक है ना। ऑल दोज आइटम, अगर कैश बुक में हम ऐसे बोल सकते हैं, कैश बुक में वो सारे के सारे आइटम जो प्लस हो गए हैं, लेकिन पासबुक में उनकी एंट्री अभी नहीं हुई है, राइट, उनकी एंट्री अभी नहीं हुई है, तो क्या करेंगे अपन बीआरएस बनाते समय उनको माइनस करेंगे, ठीक है सर। और अगर कैश बुक में वो सारे के सारे आइटम जो अपन ने माइनस कर दिए हैं और अगर उनको भी पासबुक में हमने अभी नहीं लिखा है या वो वहां से माइनस नहीं हुए हैं, तो उन सबको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय कैश बुक के अकॉर्डिंग हम उनको प्लस करते हैं, राइट सर, ठीक है, डन। अब अपन देखें यहाँ पर पासबुक में क्या करना है। पासबुक में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अगर पासबुक में उधर प्लस हो गया है और अगर कैश बुक में इधर हमने प्लस नहीं कर पाया तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय इधर प्लस करना है। पासबुक में अगर उधर माइनस हो गया है कोई भी आइटम, राइट, और अगर उसको हमने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया है तो उसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय माइनस कर देंगे। सिंपल, ठीक। तो पासबुक में यहां पर ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई भी फिगर, कोई भी ट्रांजेक्शन जो पासबुक में प्लस हो गया है, कैश बुक में उसकी एंट्री अभी नहीं हुई है, राइट, तो उसको बीआरएस, इसका मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय हम प्लस ही करेंगे। और पासबुक में अगर कोई आइटम माइनस हो गया है, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो बीआरएस बनाते समय, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका मतलब पासबुक में माइनस तो बीआरएस में भी माइनस, पासबुक में प्लस तो बीआरएस में भी प्लस। कहां पे, जब हम कैश बुक के बैलेंस के बेसिस पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं। लेकिन कैश बुक में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैश बुक में अगर कोई आइटम हमने प्लस किया है और अगर वो आइटम पासबुक में अगर प्लस नहीं हुआ है तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते समय उनको माइनस कर देंगे। अब कैश बुक में अगर कोई आइटम हमने माइनस किया है और अगर पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय उसको हम प्लस कर देंगे। ये चार चीजें याद रखना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग हम समाप्त करते हैं। अगर हम सम कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको मैं हटा दूं, ठीक है सर। चलो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक आइटम को मैं बता दूं, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, एक एक आइटम को हम समझते हैं कि प्लस क्यों करता है और माइनस क्यों करता है, ठीक है। देखो यहां पर फॉर्मेट, ठीक है। देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस होगा वो बैंक रिको में प्लस आइटम में लिखेंगे, ठीक है। और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, इसका मतलब कैश बुक का अगर ओवरड्राफ्ट दिखा रहे हो या सवाल में दिया गया है तो उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद वो सारी की सारी आइटम जो कि कैश बुक में से माइनस हो गई थी, पासबुक में अगर माइनस नहीं हुई है तो उनको प्लस करेंगे, और अगर पासबुक में माइनस हो गई है तो यहां पर हम माइनस करेंगे, और पासबुक में प्लस हो गई है तो यहां पर प्लस करेंगे। कैश बुक में अगर हमने क्या करा, प्लस कर दिया, पासबुक में अगर वो प्लस नहीं हुआ है तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन में माइनस वाले आइटम में लिखेंगे। बस इतना ही तो हम काम है, छोटा सा, ठीक। जैसे मान लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, देखो फॉर्मेट में क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस पर्टिकुलर पार्टी को अपन ने चेक इशू किया है, क्या किया उसने, वो तो अभी गया ही नहीं है बैंक में पैसे लेने के लिए, चेक को प्रेजेंट उसने किया ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ है कि जो चेक
हमने अपने कैश बुक में क्रेडिट कर लिया था, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन चूंकि अभी चेक वो बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट अभी हमारा पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ है। इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का वहीं के वहीं है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, जो चेक हमने अपनी कैश बुक पर से माइनस कर दिया था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में क्या करेंगे, दोबारा उसको प्लस कर देंगे। इसलिए उसको कहां पे लिखेंगे, अपन प्लस आइटम में लिखेंगे। ठीक है, चलो सेकंड 1 2 यहां पर डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स। किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर ने अगर कोई हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उसकी एंट्री अपन ने अपनी कैश बुक में नहीं की है, इसलिए कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है, पासबुक का बढ़ गया है, क्योंकि पासबुक में उधर क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब पासबुक में प्लस हो गया है। हमने कैश बुक में उसको प्लस नहीं किया है, कैश बुक में प्लस तब होगा जब कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर, तो वहां पर तो लिखा ही नहीं है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पासबुक में प्लस तो बैंक रिको में भी प्लस। कब, जब कैश बुक के अकॉर्डिंग आप सवाल कर रहे हो। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड राइट बोनस जो भी बैंक ने हमें दिया है, इंटरेस्ट credited by the bank on the deposit, ऐसे अपन बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल बी हैपन, द बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज एक्चुअली बाय द सेम अमाउंट, बट एट द सेम टाइम एक्चुअली बिकॉज द सेम अमाउंट हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक। अगर हमने उसको अपन कैश बुक में नहीं लिखा है डेबिट साइड में, इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है, पासबुक का बढ़ गया है। बराबर करने के लिए क्या करें, वहां प्लस तो यहां पर भी प्लस, यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विल बी रिटन इन द प्लस कॉलम। ठीक है, अगर इसके बाद 4th नंबर पर बात करें, कोई भी आइटम जैसे डिविडेंड है या और भी कोई इंटरेस्ट है, कई डिवेंचर्स के ऊपर हमने खरीद रखे तो वहां से कोई इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन विच हैज बीन गिवन बाय अस एक्चुअली टू समवन एल्स। तो बैंक ने वो इकट्ठा किया है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर आपकी तरफ से, तो इसका मतलब वो अमाउंट पासबुक में उधर प्लस हो गया है, तो हमको यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक, लाइक दैट। तो इस प्रकार से कुछ आइटम यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पर तो फॉर्मेट में देखो और क्या लिखा हुआ है वहां पे, देखो चेक पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इनटू द कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर पार्टी से अपन को चेक मिला, हमने क्या किया, उसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा और वहां पर वो डिपॉजिट हो भी गया। इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक की पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमने कैश बुक में तो उसको एंट्री की ही नहीं है, अभी उसकी एंट्री हमने की नहीं है क्योंकि वो ओमिटेड हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम दिखा रहे और उधर वो चेक उधर क्रेडिट हो चुका है, इसलिए पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। इसलिए वहां अगर प्लस हो गया है तो हमको बैंक रिकॉन्सिलिएशन में भी वो प्लस करना पड़ेगा या प्लस वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा, ऐसे अपन समझ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अब पासबुक के द्वारा, पासबुक में अगर बैंकर ने गलती से आपकी पासबुक में क्रेडिट साइड में कोई गलत अमाउंट लिख दिया है, तो गलत अमाउंट अगर लिख दिया है तो अगर वहां उन्होंने गलती से भी लिख दिया तो भी आपको वो अपने यहां पर प्लस करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी रॉन्ग एंट्री पास्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक बाय द बैंकर, तो अगर उधर लिख दिया उन्होंने गलती से ही सही, लेकिन फिर भी तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ा ना, तो अगर वहां प्लस हो गया तो आपको भी यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। जब वो अपनी गलती सुधारेंगे तो आप भी उसको यहाँ से हटा देना। अभी तो अगर उधर प्लस है तो यहाँ पर भी आपको प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कुछ आइटम यहाँ पे प्लस में आ गए। अब अपन को क्या करना है, माइनस वाली फिगर देख लेता है, जरूर देखेंगे। राइट, तो इसमें से लेस करेंगे यहाँ पर नंबर 1, ऐसा अपन बोल सकते हैं चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी चेक अपन को मिले थे, जितने भी चेक हमें मिले हैं उनको हमने क्या किया, अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी और उसी समय अपन ने उसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया। एंट्री क्या पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टी अकाउंट, ठीक है ना, या टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। ऐसे अपन एंट्री पास करते कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या टू कंसर्न पार्टी अकाउंट जिसने भी अपन को चेक दिया था, तो क्या हुआ कि इस एंट्री की वजह से हमने क्या करा, कैश बुक के डेबिट साइड में हमने वो एंट्री कर ली, वो अमाउंट लिख लिया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और इसके बाद में उस चेक को अपन ने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, जिसका कलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में अगर हमने पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस टैली किया तो उसकी वजह से क्या होगा, पासबुक का बैलेंस कम हुआ है,
कम मिलेगा हमको, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अपन को ज्यादा मिलेगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, बैंक वालों को तो बोलेंगे नहीं कि भैया हमारे अमाउंट को हमारे अकाउंट में क्रेडिट करिए जल्दी, वो तो अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं, जो अमाउंट हमने अपनी कैश बुक में प्लस किया था, अब क्या कर सकते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते समय उसको माइनस में लिख दो। इसका मतलब चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड कहां पे जाता है, माइनस की फिगर है ये, तो इसको माइनस में लिखता है, लाइक दैट। इज इट क्लियर सर? चलो ठीक इसी प्रकार से यहां पर मान लेते हैं कि वहां पर लिखा जैसे हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजे बट वो डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि वो भी सेम आइटम चेक मिला, हमने कैश बुक में एंट्री कर ली, डेबिट साइड में उसको लिख लिया, बैंक का बैलेंस बढ़ा लिया, आपने बैंक कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, आई मीन टू से दैट राइट। उस चेक को अपन ने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया, इसकी वजह से वहां पर वो कलेक्शन हो नहीं पाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया था, पासबुक का बढ़ नहीं पाया, तो जो बढ़ाया था वो माइनस करो। इसका मतलब ये हुआ कि चेक सेंट फॉर क्रेडिट बट रिटर्न डिसऑनर्ड विल बी रिटन इन द माइनस कॉलम, उसको माइनस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, चलेगा। एक और वहां पर जैसे कि डायरेक्ट पेमेंट, अब थर्ड नंबर पे क्या आता है, यहां पर अपन कह सकते हैं माइनस में लिखी जाने वाली और चीजें, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आपको हमारे क्रेडिटर का पेमेंट या बीपी का पेमेंट करना है, तो बैंक ने ऐसा ही किया, आपके क्रेडिटर का या बीपी का पेमेंट कर दिया। उसकी जैसे क्या होगा, आपका पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी भी वहीं के वहीं है। आपको अपन को क्या करना पड़ेगा, मैच करने के लिए ऑब्वियसली जो अमाउंट अभी तक माइनस नहीं हुआ है कैश बुक में, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते समय अपन तो मैच कर रहे हैं ना कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसलिए उसको उठाकर माइनस में ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, राइट, दैट विल बी रिटन इन द माइनस कॉलम। क्लियर सर? इसके बाद बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक, obviously because the bank is performing so many work or so many activities actually on behalf of the customers, so that is what the bank will take little amount as a bank charge, right? So that amount will have been written in the debit side of the passbook, वो वहां पर लिख लिए गए होंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पासबुक का बैलेंस आपका कम हो गया, वो अमाउंट आपकी कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, पेमेंट साइड में, लेकिन आपने नहीं लिखा। इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का कम हो गया। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते समय उसको माइनस वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्लियर? लाइक दैट। इसके बाद चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, एक और फिगर लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि हमने चेक इशू किया टू एनी पर्टिकुलर पार्टी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने चेक इशू किया, वो बंदा गया बैंक से, उसने पेमेंट ले लिया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन चूंकि हमने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री की नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अब उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लाइक दैट। इसके बाद अब देखो हमने क्या किया था, एनी रॉन्ग एंट्री पास इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक विल बी एडेड, इसको अपन ऐड करते हैं ना, वहां पर प्लस हो गया तो यहां पर भी प्लस करना पड़ता है, राइट। ठीक इसी प्रकार अगर बैंक वालों ने कोई गलत अमाउंट आपकी पासबुक में डेबिट में लिख दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, उसकी वजह से ये होगा कि आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। गलत लिखा है ना, इसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। क्या कर सकते हैं, आपको मैच करना है ना बैलेंस, तो इसलिए आपको भी वो अमाउंट यहां पर माइनस में दिखाना पड़ेगा। जब वो लोग सही करेंगे तो आप भी सही कर देना। या इस तरह से ये पूरा का पूरा प्लस माइनस करने के बाद हमको क्या करना है, फाइनली हम इसका टोटल करेंगे। प्लस का यहां पर जो बैलेंस था वो और बाकी आइटम को प्लस करने के बाद में ये फिगर आएगी। इसके बाद में माइनस में जो आइटम्स थे वो अपन ने प्लस कर लिए यहां पर, और इसके बाद हमने क्या किया, प्लस के आइटम्स में से माइनस के आइटम माइनस कर दिया, ठीक है ना। जितने भी प्लस इसका जो टोटल था उसको टोटल को उठाकर इधर से माइनस कर देंगे, और फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, अपन को बैलेंस निकलेगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो आंसर क्या मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इस क्या बात खत्म, बस इतना ही करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो सारे के सारे आइटम जो कैश बुक में भी लिख लिए हैं और पासबुक में भी लिख लिए हैं, उनकी वजह से तो कोई डिफरेंसेस आएगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन आइटम्स को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं लिखता है, ठीक है। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एक्चुअली ईदर वी हैव नॉट रिटन इन द कैश बुक और इन द पासबुक,
केवल वो ट्रांजेक्शन्स को उठा के बैंक रिकॉन्सिलिएशन में लिखेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है सर। और इसके बाद अब अगर मान लेते हैं कि यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ये कंटेंट है। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो क्या होता? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब वो वाला यहां पर डेबिट बैलेंस की जगह अपन क्या लिख देते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये जो बैलेंस होता इसको उठाकर प्लस की जगह माइनस कर देते, यहां पर इसको माइनस में लिखा जाता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है। क्योंकि यहां पर अपन कह सकते हैं कि ना द बैंक हैज बिकम योर क्रेडिटर बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट व्हिच यू हैव विथड्रॉन मोर देन यू डिपॉजिटेड। आपने अपनी डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं, इसकी वजह से अपन कह सकते हैं यहां पर कि ये जो फिगर है इसकी वजह से क्या हुआ कि वो ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो गई है, राइट सर। इसी तरह बाकी जो प्लस में लिखा है वो वहीं रहेगा, जो माइनस में लिखा है वो भी वहीं रहेगा। लेकिन अब अगर अपन बात करें यहां पर पासबुक के बैलेंसेस की, राइट, तो पासबुक का बैलेंसेस अगर दिया हुआ है, तो पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो इसका मतलब पासबुक का वो फेवरेबल बैलेंस है, तो उसको अपन कहां पे लिखेंगे? प्लस वाले आइटम में, राइट। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी प्लस में हमने आइटम लिखे थे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर्स, एनी रॉन्ग एंट्री पास्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक बाय द बैंकर, ये सारी की सारी फिगर जो यहाँ प्लस में लिखी थी इनको उठा के माइनस में डालेंगे, जो माइनस में थी वो प्लस में आ जाएगा। पासबुक के बैलेंसेस के बेसिस पे जब हमने ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये चेंज हमको करना पड़ता है। तो लेकिन ध्यान रखना है, अगर क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक होगा तो वो प्लस में जाएगा, डेबिट बैलेंसेस पर पासबुक होगा तो वो माइनस में जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंसेस पर पासबुक जो होता है वो पासबुक का ओवरड्राफ्ट कहलाता है, ठीक है ना, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल कहलाता है। अब ध्यान रखो वहां पर अगर केवल बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ है, और आफ्टरवर्ड्स यू आर सपोज टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो उस कंडीशन में हमें उसको फेवरेबल समझना है। इसका मतलब हम उसको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मानेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है और वहां पे नहीं लिखा कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है या वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको हमेशा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मानेंगे। बस खत्म, इतना सा बैंक रिकॉन्सिलिएशन है। क्लियर? आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसके सम्स करके देखेंगे, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।